अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। मैरी मार्टन और एंड्रयू रसल पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे। मैरी एक शौक और चंचल सी लड़की थी जिसने पूरे ऑफिस के मर्दों को अपना दीवाना बना रखा था, जिसकी वजह से बाकी ख़वातीन वर्कर्स उससे अच्छा खासा खार खाती थीं, जिसकी मैरी ने कभी परवाह नहीं की। उसकी रंगत गंदमी थी, आंखें गहरी नीली जिनमें बला की कशिश थी, बाल लंबे घने स्याह और कमर से नीचे आते, जबकि एंड्रयू रसल एक 25-30 साला खूबरू नौजवान था जिसके बाल सुनहरी और घुंघराले थे। वो दराज कद का मालिक था और उस पर मज़ीद ये कि वो एक संजीदा और सुलझा हुआ इंसान था। ऑफिस के सभी लोग उसके इखलाक से मुतरिफ थे, मगर वो बहुत कम ही मुस्कुराता था, जिसकी वजह से जो लोग उसे नहीं जानते थे उसे मगरूर समझते थे। उसकी संजीदगी की वजह ये थी कि उसने अपना बचपन निहायत कसम पुरसी के आलम में एक यतीम खाने में गुजारा था। वो आज जो भी था, जिस मुकाम पर भी था, सिर्फ अपने बलबूते पर ही था। जिंदगी में पहली बार अगर उसे कोई औरत पसंद आई थी तो वो मैरी मार्टन ही थी, जिस पर वो बुरी तरह फिदा हो चुका था। वो भी उसके मगरूर से नकूश और कम गोई की असीर थी। फारिग वक्त में वो उसके कैबिन में आकर घंटों बोलती रहती और वो उसकी बातों पर मुस्कुराता रहता या मुख्तसर सा जवाब देता। वो वक्तन फ़वक्तन उसे तोहफे तहाइफ भी देता रहता था। अब तो पूरा ऑफिस उनकी मोहब्बत की दास्तान से वाकिफ था और उन्होंने भी उसे छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। एंड्रयू का एक ही दोस्त था, जैक, जिससे वो अपने दिल की हर बात करता था। जैक और वो दोनों बचपन से दोस्त थे जब वो दोनों यतीम खाने में रहते थे। जैक, मैं मैरी को शादी के लिए बाकायदा प्रपोज करना चाहता हूँ। एक शाम वो एक साथ वॉक पर निकले तो बातों बातों में एंड्रयू ने जैक से कहा, अरे वाह मेरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या तुमने फ्लैट खरीद लिया? नहीं यार, उसी के लिए तो पैसे जमा कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ 6 माह बाद उसकी सालगिरह है, तब तक मैं पैसे भी जमा कर लूँगा तो उसकी सालगिरह पे उसे प्रपोज करके सरप्राइज दूंगा। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये मेरा दोस्त एंड्रयू है। तुम इतने रोमांटिक भी हो सकते हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। जैक बहुत खुश हो गया और उससे मजाक करने लगा, जिससे एंड्रयू का चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा। अगले दिन एंड्रयू जब ऑफिस पहुंचा तो उसे गैर मामूली हलचल का एहसास हुआ। ऑफिस में एक नया वर्कर आया था, जिम लायल। सुर्ख सफ़ेद रंगत और घुटे हुए जिस्म का मालिक जिम गैर मामूली जहानत का मालिक था। वो जल्द ही सबसे घुल मिल गया। एंड्रयू को वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो अपनी बातों से सामने वाले को बोर होने नहीं देता था। मैरी भी उससे अच्छी खासी मुतासिर नजर आ रही थी। जिम लायल न्यूयॉर्क में अपने ग्रैंडपा के साथ बड़े ठाठ से रहता था। उसके ग्रैंडपा का इस दुनिया में जिम के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वो उससे बेइंतहा प्यार करते थे। इस लाड प्यार ने जिम को बहुत खुदसर बना दिया था। वो अपने ग्रैंडपा से किसी बात पर नाराज होकर उनके बिजनेस और ऐशो इशरत को ठोकर मारकर यहाँ आ गया था। चंद दिनों बाद एंड्रयू ने नोट किया कि मैरी उसे इग्नोर करने लगी थी और ज्यादा वक्त जिम के आसपास रहने लगी थी, लेकिन उसने मैरी की लापरवाही और गुलमिल जाने वाली फितरत समझकर नजरअंदाज कर दिया। बहरहाल वो मैरी पर अंधा भरोसा करता था और सोच भी नहीं सकता था कि मैरी उसे धोखा दे सकती है। दिन पर लगाकर उड़ने लगे। वो मैरी की बढ़ती हुई बेरुखी और बेजारी से मगमूम रहने लगा था। अब तो ऑफिस के लोग भी उसे तरस भरी निगाहों से देखने लगे थे। उसे लगा कि मैरी उससे किसी बात पर नाराज है। जब इन सब मामलात का जिक्र उसने जैक से किया तो जैक उसे तसल्ली देते हुए बोला कि मैरी की सालगिरह में चंद दिन ही रह गए हैं, फिर वो उसे प्रपोज करेगा तो मैरी की सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। ये बात एंड्रयू के दिल को लगी और वो पुरसकून हो गया। सालगिरह से एक दिन पहले एंड्रयू ने ऑफिस से छुट्टी ली और सारा दिन मैरी के लिए ऐसी अंगूठी की तलाश में फिरता रहा जो बहुत ही ख़ास हो। इस दौरान उसने मैरी से कोई राब्ता नहीं किया क्योंकि वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। रात वो ठीक 11:50 पर मैरी के घर से बाहर उसके कमरे की खिड़की के ऐन नीचे खड़ा था। जैक भी उसके साथ था। जैक यार, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तुम्हें करना पड़ेगा एंड्रयू। क्या तुम मैरी को सरप्राइज देकर खुश नहीं करना चाहते ताकि वो अपनी नाराज़गी तुमसे ख़त्म कर ले?
जैक ने उसे हौसला देते हुए कहा तो एंड्रयू ने हाँ में सर हिलाया और खिड़की के साथ लगाई गई सीढ़ी पर सुर्ख रंग के गुब्बारे, विशिंग कार्ड्स और अंगूठी लेकर चढ़ने लगा। ये मंसूबा उसके दोस्त जैक ने ही तैयार किया था कि एंड्रयू रात के 12 बजे मैरी के कमरे की खिड़की से कूदकर उसे जगाए और प्रपोज करके सरप्राइज दे। उसे यकीन था कि मैरी इस तरह बहुत खुश होगी, क्योंकि लड़कियां इस तरह के एडवेंचरस लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। अब एंड्रयू चारों न चार इस मंसूबे पर अमल कर रहा था, क्योंकि बहरहाल वो मैरी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसे खुश देखना चाहता था। मैरी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी, अलबत्ता उसके आगे पर्दा पड़ा हुआ था। एंड्रयू ने खिड़की पे दोनों हाथ का दबाव डाला। वो अंदर कूदने ही वाला था कि अंदर से आती मैरी की मदहोशी में डूबी आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। ओह कम ऑन डार्लिंग, आज मेरे सामने उस बोरिंग से एंड्रयू की बात भी मत करो, जिसको पता ही नहीं है कि लड़कियों को कैसे खुश किया जाता है। तंग आ गई हूँ मैं उससे। एंड्रयू का रंग एक लम्हे में पीला पड़ गया। ये तो कोई तुमसे सीखे, कैसे चंद महीनों में तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। वो एक बार फिर मदहोश लहजे में बोली। जवाबन किसी मर्द ने एक जोरदार कहका लगाया। एंड्रयू समझ गया कि अंदर मैरी के साथ कौन था। जब एंड्रयू को पता चलेगा ना कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो उसके चेहरे का रंग देखने वाला होगा। मैं जल्द अज जल्द ये लम्हा देखना चाहता हूँ। वो शख्स एंड्रयू का साफ मजाक उड़ा रहा था, साथ मैरी भी उसकी हंसी में शामिल हो गई। एंड्रयू ने ज़रा सा पर्दा सिरका कर देखा और सामने के मंजर ने उसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली। मैरी और जिम लायल नशे में धुत एक दूसरे की बाहों में दुनिया और माफिया से बेखबर मदहोश पड़े थे। उसने एक नज़र हाथ में थामी अशिया को देखा और वापस नीचे उतरने लगा। जैक ने उससे पूछा कि वो अंदर क्यों नहीं गया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और घर वापस आकर खुद को कमरे में बंद कर दिया। जैक बाहर खड़ा दरवाज़ा बजाता रहा और उसे पुकारता रहा, मगर उसने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अगले दिन ऑफिस में मैरी और जिम ने एक दूसरे से शादी का ऐलान किया, जिस पे चंद एक लोगों के अलावा किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया। सबकी हमदर्दियां एंड्रयू के साथ थीं, जो कि वहाँ मौजूद नहीं था। एंड्रयू ने नौकरी छोड़ दी थी। वो हर वक्त कमरे में बंद उदास पड़ा रहता। जैक उसकी दिलजोई करता रहता, मगर उससे उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। जैक मैरी के ऑफिस उससे मिलने गया। उसने वहाँ काफ़ी हंगामा किया और जिम और मैरी को बहुत बुरा भला कहा। मैरी ने कोई परवाह नहीं की, बल्कि उल्टा पुलिस को कॉल करके उसे गिरफ्तार करवा दिया। अगले हफ्ते मैरी और जिम ने शादी कर ली। इस दौरान न्यूयॉर्क में मुकीम जिम के ग्रैंडपा की डेथ हो गई और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस जिम के नाम कर गए। जिम और मैरी ने ऑफिस और वो शहर छोड़ दिया और न्यूयॉर्क चले गए। जिम लायल न्यूयॉर्क आकर अपने ग्रैंडपा का बिजनेस संभालने में लग गया। वो मैरी को दिलो जान से चाहता था। उसकी मोहब्बत और दौलत ने मैरी मार्टिन के हुस्न को और भी निखार दिया था। जिम ने मैरी को दुनिया की हर आसाइश देने की कोशिश की, मगर बिजनेस की मसरूफियात की वजह से वो उसे कम टाइम दे पा रहा था, जिसका उसे शिद्दत से एहसास था। उसने सोच रखा था कि जल्द ही मैरी को लंबी छुट्टियों पर घुमाने कहीं ले जाएगा, लेकिन मैरी उसके मसरूफ शबो रोज़ की वजह से तंग आ गई थी। उसकी रंगीन मिजाजी उसे टिक कर बैठने नहीं दे रही थी। वो उन औरतों में से थी जिन्हें हर वक्त थ्रिल और हल्ला गुल्ला चाहिए होता है। वो चाहती थी कि हर वक्त कोई हो जो उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता रहे। उसने जिम की मसरूफियत का फ़ायदा उठाते हुए अपना वक्त मुख्तलिफ क्लब्स में गुजारना शुरू कर दिया। अब वो आए रोज़ किसी न किसी पार्टी में मौजूद होती। उसके सोशल हलके में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। उन दिनों जिम लायल बिजनेस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गया हुआ था। मैरी के तो शबो रोज़ चांदी हो गए। उसने अब रातें भी नाइट क्लब्स में गुजारना शुरू कर दी। वो अब सरकशी की सारी हदें पार कर चुकी थी और दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो जल्द ही जिम से छुटकारा हासिल कर लेगी। वो एक नाइट बार में बैठी शराब से लुत्फानंदोज़ हो रही थी जब उसकी नज़र कोने में पड़ी टेबल पर गई। वहाँ एक शख्स बैठा था जिसे वो देखकर चौंक उठी, क्योंकि वो एंड्रयू रसल था, जो वहाँ बैठा शराब से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। मैरी ने एक अदा से अपना शराब का गिलास उठाया और उसकी टेबल की तरफ बढ़ गई। हाय एंड्रयू, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हो? एंड्रयू ने अपनी ग्लास से निगाहें उठाकर यूं ही उसे देखा और सरसरी अंदाज में जवाबन हेलो कहा, जैसे मैरी को अपने सामने अचानक पाकर भी उसे कोई हैरत न हुई। कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल?
शादी कर ली क्या? मैरी ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। उसकी निगाहें एंड्रयू से हट ही नहीं रही थीं। वो पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम हो गया था और उसके बदन पर बेशकीमत लिबास भी था। अलबत्ता उसकी आंखों के तासुरात बर्फ की मानिद मुंजमद थे, जिन्हें मैरी बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। अब के एंड्रयू ने गहरी नज़रों से उसे देखा और फिर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर मैरी की तरफ आगे होकर बोला, नहीं, शादी नहीं कर सका। तुम्हारे बाद कोई अच्छी ही नहीं लगी, और तुम हो कि मुझे छोड़कर चली गई, और तो और शादी पे भी इनवाइट नहीं किया। वो दोस्ताना लहजे में उससे कहने लगा। मैरी मार्टन खसियानी सी हंसी हंसती। उसने अपने चेहरे पे आते बालों को उंगलियों की मदद से कान के पीछे अड़साया। यकीन करो, जो हुआ अचानक हुआ। उस जिम मनहूस ने ना मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में ऐसा फंसाया कि मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा। अब वो मुझसे शादी करके जैसे भूल ही क्या है। उसके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तुम्हें मालूम है मैरी, तुम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मेरा दिल तुम्हें देखकर एक बार फिर से धड़कने लगा है। एंड्रयू ने उसकी बात का अलग ही जवाब दिया। मैरी के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट बिखर गई। उसे लगा कि वो एक बार फिर एंड्रयू को फांस चुकी है। उसने जहन ही जहन में मंसूबा बना लिया कि जल्द ही वो जिम से जान छुड़ाकर एंड्रयू से शादी कर लेगी। अब तो मैरी और एंड्रयू की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। मैरी उसे बात पे बात ये जिताना नहीं भूलती थी कि वो उसे छोड़कर पछता रही है। वो उसे अब हर हाल में पाना चाहती थी। एंड्रयू उसे कई बार अपने घर भी ले गया, जो किसी शानदार महल से कम नहीं था। उसके सामने मैरी को अपना घर किसी दड़बे की तरह लगने लगा। जिम अब उसे किसी बोझ की तरह महसूस हो रहा था, जिससे वो जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। जब वो बिजनेस टूर से वापस आया तो उसके लिए बेशकीमत तहाइफ भी लेकर आया, लेकिन मैरी ने उन पर कोई ख़ास तवज्जो न दी। उसके जहन पर तो एंड्रयू की शानदार पर्सनैलिटी और बेतहाशा दौलत सवार थी, और एंड्रयू अब काफ़ी हद तक बदल चुका था। अब वो पहले जैसा बोरिंग और शर्मीला सा एंड्रयू नहीं रहा था। मैरी उसके इश्क में बुरी तरह मुब्तला हो चुकी थी। आज मैरी मार्टन और जिम लाइल की शादी की सालगिरह थी, जिसे मैरी मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी थी। रात 2 बजे वो नशे में झूमती घर में दाखिल हुई। सामने लाउंज में जिम को पाकर वो एक लम्हे को ठटकी। वो सोफे पे मुस्तरिब सा बैठा था, जिसके सामने पड़ी मेज़ पे केक धरा था, जिस पे लगी मोमबत्तियां जल जल कर पिघलने के आखिरी मराहिल में थी। पूरा लाउंज खूबसूरती से सजाया गया था। मैरी होंठों पे दिलकश मुस्कुराहट सजाए जिम की तरफ बढ़ी। ओ डार्लिंग, तुम कब आए? जिम, जो उसे देखते ही खड़ा हो गया था, मैरी आगे बढ़कर उसके गले लगी, लेकिन जिम ने अपनी बाहों को जहमत नहीं दी। कहाँ थी तुम? मैं एक दोस्त की तरफ पार्टी में गई थी। कब से तुम्हारा अफेयर चल रहा है इस थॉमसन के साथ? कौन थॉमसन? मैं किसी थॉमसन को नहीं जानती। यू बिच, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दे लोगी? तुम कब, कहाँ और कैसे वक्त गुजारती हो मुझे पता नहीं चलेगा। जिम ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मैरी की तरफ फेंक दिया। मैरी ने लरसते हाथों से वो लिफाफा उठाया। उसके अंदर काफ़ी सारी तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें मैरी की थीं, जिनमें वो किसी अजनबी के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद थी। ये घर और घड़ियाँ तो एंड्रयू की हैं। इन जगहों पर तो मैं एंड्रयू के साथ गई हूँ, पर ये कौन शख्स है? मैरी दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। जिम ने आगे बढ़कर उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। बोलो, कब से चल रहा है और क्यों? मैं इसे नहीं जानती। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। मैरी के तो औसान खता हो रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, वो तो चकरा कर रह गई। मैरी ने एक झटके से अपने बाल छुड़वाए और 2 कदम पीछे हट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मैं जा रही हूँ अभी इसी वक्त। लानत भेजती हूँ तुम जैसे बोरिंग इंसान पर। मैं एंड्रयू नहीं हूँ मैरी, जिसे तुम धोखा दोगी और मैं चुपचाप तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। मैं जिम लाइल हूँ, तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। वो गुर्राते हुए बोला और उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और उसने मैरी की गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। उसने मैरी को पीछे धकेलते हुए दीवार से लगाया और गर्दन दबाने लगा। मैरी किसी परिंदे की मानिद उसके हाथों में फड़फड़ाने लगी। अचानक उसका हाथ किसी चीज से टकराया। वो एक गुलदान था। मैरी ने वो गुलदान पकड़कर जिम के सर पर दे मारा। जिम थोड़ी देर को लड़खड़ाया तो वो उसकी गिरफ्त से निकलकर किचन की तरफ भागी। वहां जाकर उसने छुरी उठा ली। जिम भी उसके पीछे चला आया। उसने जब मैरी के हाथ में छुरी देखी तो पागलों की तरह कहकहा लगाकर हंसने लगा।
خبردار جو تم میرے قریب بھی آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گی جم، میری دہشت سے کانپتی آواز میں بولی۔ جم بدستور اس کی طرف بڑھتا رہا۔ میری نے پوری قوت کے ساتھ چھری اسے مارنے کی کوشش کی، مگر جم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے چھری چھین کر میری کو نفرت سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میری کا سر ڈائننگ ٹیبل کے ایک کونے سے بری طرح ٹکرایا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کے ماتھے سے بہتی ہوئی گردن تک آ گئی۔ وہ اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھام کر ابھی سیدھی ہی ہوئی تھی کہ جم نے اس کا بازو پکڑ کر چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ میری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جم دیوانہ وار اس کے پیٹ میں چھری گھونپتا رہا، یہاں تک کہ وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا بے جان وجود آڑا ترچھا سا ڈائننگ ٹیبل کے پاس پڑا تھا۔ خون فرش پر تیزی سے جمع ہونے لگا۔ وہ ایک چیخ مار کر اٹھی۔ اس نے دیوانہ وار اپنے پیٹ کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ وہاں کوئی زخم نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کو اٹھا کر اس نے منہ سے لگایا اور گھٹا گھٹ پانی پینے لگی۔ اوہ جیزس، کتنا خوفناک خواب دیکھا میں نے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ جم مجھے کبھی نہیں مار سکتا۔ میری نے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس نے اٹھ کر شاور لیا اور تیار ہو کر اپنے لیے کافی بنانے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں وہی گلدان نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی ان ٹکڑوں کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ حیران پریشان اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ اندر کے منظر نے اس کی روح فنا کر دی۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس جم کی خون میں لت پت لاش آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے خواب میں اپنی لاش کو دیکھا تھا۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر جم کی طرف لپکی۔ اس کے ماتھے پر ہو بہو ویسا ہی زخم تھا جیسا خواب میں میری نے اپنے ماتھے پر دیکھا تھا۔ اس نے جم کے پیٹ میں گڑی چھری کو طاقت لگا کر کھینچا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے چھری کو دیکھنے لگی، کیونکہ یہ چھری بھی اس کے خواب والی چھری جیسی تھی۔ ہینڈز اپ، ذرا سی بھی حرکت کی کوشش مت کرنا میری، ورنہ میری گولی تمہارا بھیجا اڑا دے گی۔ تمہیں اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ جانے پولیس کو کس نے خبر کی تھی کہ ایک پولیس والا ہاتھ میں پستول تھامے کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 2 پولیس اہلکار اور بھی کھڑے تھے۔ میری کے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہتی ہوں۔ پولیس والے نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی ڈالنے لگا۔ جب پولیس والے اسے لے کر جا رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ اینڈریو رسل گلاس ٹیبل کے پاس پڑے صوفے پہ بیٹھا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میری نے خود کو پولیس والوں کی گرفت سے چھڑایا اور اس کی طرف لپکی۔ یو باسٹرڈ، یہ سب تم نے کیا ہے نا تاکہ ہم سے بدلہ لے سکو؟ میری اپنے حواس کھونے لگی۔ اس کے منہ میں جو آیا بکتی چلی گئی۔ سر میں نے نہیں، بلکہ اس نے جم کا قتل کیا ہے۔ یہ ہم دونوں کا دشمن ہے اور اب یہ جم کو مار کر مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ پولیس والوں نے حیران ہو کر پوچھا، کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ اس طرف۔ میری نے اینڈریو کی طرف انگلی کر کے پلٹتے ہوئے کہا، لیکن اسے حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو پاگل ہونے لگی۔ ایک دم اس کی نظر گلاس ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک مخملی ڈبیا پڑی تھی اور ساتھ میں ایک اخبار بھی۔ اس نے غائب دماغی سے اس مخملی ڈبیا کو اٹھا کر کھولا۔ اندر ایک پلیٹینیم کی انگوٹھی تھی جس پر چھوٹا سا کھلتا ہوا گلاب بنا ہوا تھا، جس کے وسط میں ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ اس نے اس انگوٹھی کو ڈبیا میں رکھ کر میز پر رکھا اور اخبار اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ 3 سال پہلے کی آج ہی کی تاریخ کا اخبار تھا، لیکن فرنٹ پیج پہ لکھی خبر پر نظر پڑتے ہی میری کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پوسٹ آفس کے ایک سینئر ورکر اینڈریو رسل نے محبت میں ناکامی پر اپنی بلڈنگ سے کود کر جان دے دی۔ میری کے ہاتھ سے اخبار گر گیا اور پولیس والے اسے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔